कल तो कल अपन उधर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच विथ रेफरेंस टू रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, दैट इज वर्ब सेकंड फॉर्म। ये आज का हमारा टॉपिक है। जुमला यानी सेंटेंस की किस्म के एतबार से रिपोर्टिंग वर्ब में दर्ज झैल तब्दीलियां जो की जाती है उसके बारे में शॉर्ट में मैं बता करके आगे एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। पहला हमारा ध्यान रखिए, जुमले जो होते हैं बातचीत के एतबार से चार किस्मों के होते हैं। पहला जो लेफ्ट में कॉलम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वहां पे अगर आप देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड बयानिया जुमला। अब उसके नीचे जो है एक्टिव वाइज, ए वी का मतलब है एक्टिव वाइज और पी वी का मतलब है पैसिव वाइज। यानी यह असर्टिव सेंटेंस जो होता है दोनों तरीके से एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में बोला जाता है। बहरहाल ये एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज एक तवील लेसन है, हम इसको फिर कभी स्टडी करेंगे ऑनलाइन। तो असर्टिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट स्पीच का कोई जुमला लिखा रहता है और रिपोर्टिंग वर्ब उसमें अगर सेड है यानी वर्ब की दूसरी शक्ल है, तो ध्यान दीजिए डायरेक्ट स्पीच का जुमला जो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है आखिरी का कॉलम राइट हैंड साइड की तरफ, तो उसको जो है टोल्ड या इन्फॉर्म्ड करके लिखा जाता है। सेड हट जाता है, उसकी जगह टोल्ड या इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। ज्यादातर टोल्ड लिखा जाता है। जैसे अभी आप देखें ही सेड था तो हमने उसको तब्दील कर दिया ही टोल्ड और आगे दैट लगा देंगे। शी सेड अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा शी टोल्ड और उसके बाद दैट लगाएंगे, शी टोल्ड दैट। आई सेड अगर लिखा है तो वो हो जाएगा आई टोल्ड दैट, है ना। यू सेड तो वो हो जाएगा यू टोल्ड दैट। इस तरीके से बहुत कम इन्फॉर्म्ड है वो इस्तेमाल होता है। तो ये पहला किस्म था जुमले का, ये मैं दोबारा समझा रहा हूँ, उस दिन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस जुमले की दूसरी किस्म है। इसमें नंबर एक जो दो तरीके के सवालिया जुमले होते हैं। एक ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है, वो पहली किस्म है जिसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और दूसरी किस्म होती है WH क्वेश्चन, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना के अलावा दूसरे अल्फाज में दिया जाता है। तो अगर कोई जुमला इंटेरोगेटिव है मतलब उसकी पहचान ये है कि उस जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो जब कभी भी अगर आप एग्जाम में या प्रैक्टिस करते वक्त डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा जुमला देखते हो जो WH वर्ड से शुरू होता है या डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है या WH से शुरू हुआ है और उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब वो सवालिया जुमला है, ठीक है। तो उसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड लिखा हुआ है, जैसे ही सेड, शी सेड, यू सेड, वी सेड, ऐसे लिखा हुआ है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने जाएंगे यानी जवाब लिखने जाएंगे, तो वो सेड की जगह पर आस्क्ड हो जाएगा। आस्क्ड का मतलब है पूछा। यू आस्क्ड तुमने पूछा, आई आस्क्ड मैंने पूछा, ही आस्क्ड शी आस्क्ड उसने पूछा। इस तरीके से, ठीक है। या फिर कभी कभार इंक्वायर्ड का मतलब भी होता है सवाल पूछना, जानकारी हासिल करना। तो लेकिन ज्यादातर आस्क्ड हो जाता है इंटेरोगेटिव का रिपोर्टिंग वर्ब। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड है तो इनडायरेक्ट में वो ज्यादातर आस्क्ड में तब्दील हो जाता है और उसके बाद दैट लगा दिया जाता है। आई आस्क्ड दैट, यू आस्क्ड दैट, ही आस्क्ड दैट। इस तरीके से अगले स्क्रीन पर इसकी मिसालें आएगी, फिर और क्लियर समझेगा। उसके बाद जुमले की तीसरी किस्म होती है इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला जिसे कहते हैं। ये शॉर्ट में मैं बता दूं, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाता है या काम करने से मना किया जाता है, ना करने के बारे में कहा जाता है। तो उसकी पहचान यह है कि डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है या फिर डोंट के बाद वर्ब लिखा रहता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, डायरेक्ट वर्ब या फिर डोंट से शुरू होता है। और इसमें डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड लिखा हुआ है तो जब ऐसे जुमले को इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो देखें कि वहां रिक्वेस्टेड और टोल्ड भी कभी कभार आ जाता है और आस्क्ड, लेकिन ये दोनों बहुत कम आते हैं। टोल्ड और आस्क्ड ज्यादातर रिक्वेस्टेड में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, काम करने का हुक्म देते हैं,
या मना करते हैं तो सेड को जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करते वक्त सेड को रिक्वेस्टेड में तब्दील करेंगे। दोनों पास्ट टेंस ही है, सेड भी है और वो रिक्वेस्टेड, दोनों वर्ब की दूसरी शक्ल है। और चौथा और आखिरी किस्म का जुमला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्तेजाबिया जुमला, यानी जिसको बोलते वक्त हमें हैरत का, ताज्जुब का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी पहचान यह है कि वो जुमला हमेशा व्हाट से या हाउ से शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये WH वर्ड है, व्हाट या हाउ, बिल्कुल WH वर्ड है, लेकिन इसमें नीचे जुमले की तरतीब है, अभी टाइम नहीं है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो जब ये जुमला लास्ट में अगर आप देखेंगे, शुरुआत में भले WH वर्ड व्हाट या हाउ दिखाई देता है, लेकिन लास्ट में वर्ब आता है और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस्तेजाबिया अलामत लगी होती है, जबकि सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क होता है, चाहे वो किसी भी WH वर्ड से शुरू हो। तो ये दोनों में फर्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ये ध्यान रखिए। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो वहां सेड रहेगा, जब आप उसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो वो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, यानी उसने हैरत का इजहार किया, कहने वाले ने जब अदा किया वो जुमला तो वो हैरानी से कह रहा है इसके लिए। स्क्रीन पर लाइन मत बनाओ प्लीज, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करके आगे बढ़ता हूँ। कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन पे लाइन ना बनाए, क्योंकि आप लोगों का ये लेसन जो है रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे आपको शेयर किया जाएगा। तो प्लीज सिर्फ स्क्रीन, मोबाइल को पकड़ करके बैठिए, स्क्रीन को टच मत कीजिए। चलिए अगले स्क्रीन पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हमारा आज का शुरू होता है मेन टॉपिक आज का, देखेंगे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब किस तरीके से तब्दील होगा, पहले एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें वजाहत कर दी गई है, दूसरे तीसरे में आपको खुद से समझ में आ जाएगा। डी का मतलब है डायरेक्ट स्पीच, ऊपर अंडरलाइन भी किया गया क्योंकि बार बार आएगा, तो डी का मतलब रहेगा डायरेक्ट स्पीच और आई का मतलब रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए डी का, एक टीचर है, साइड में शक्ल बनी हुई है, वो कहता है द टीचर सेड, जुमला दिया हुआ है टीचर, द टीचर सेड, और उसके बाद कॉमा और टीचर का कहा हुआ जुमला डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश टुडे, फुल स्टॉप और डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट। अब इसका उर्दू में तर्जुमा मैं बता दूं, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, है ना, सेड पे ध्यान दीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, टीचर ने कहा, टीचर का कहा हुआ जुमला आई एम गोइंग टू टीच, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इंग्लिश टुडे, आज इंग्लिश, मैं आज इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं, ये हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जुमला लिखा हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ याद रखिए कि टीचर का कहा हुआ जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बी की शक्ल एम है और गो के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूअस बना हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। अब नीचे देखेंगे एरो से बना हुआ है, सेड के नीचे वो बोल्ड में भी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब ब्रैकेट में पास्ट टेंस, मतलब जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने जाओगे तो आपको उसको तब्दील करना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी जो जुमला है वो भी कुछ तब्दीली के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है टीचर का कहा हुआ जुमला, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, अब ये देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने हैं, क्या तब्दीली के साथ करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। जब आप जवाब लिखना शुरू करेंगे तो शुरुआत वैसी करेंगे द टीचर, लेकिन हेल्प रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो तब्दील हो जाएगा टोल्ड में। अब कुछ बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर वो सेड से टोल्ड क्यों बना, आस्क्ड क्यों नहीं हुआ, इन्फॉर्म्ड या रिक्वेस्टेड क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि टीचर का जो कहा हुआ जुमला है, यानी जो डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो बयानिया जुमला है। आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम गोइंग ये वर्ब के तौर पर है, एम गोइंग टू टीच ये पूरा हिस्सा वर्ब है और इंग्लिश टुडे ये ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये बयानिया जुमला है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए सेड जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दीली करते वक्त सेड जो है वो टोल्ड में तब्दील हो जाएगा। तो जवाब है इनडायरेक्ट का द टीचर टोल्ड,
उसके बाद कॉमा और इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाया गया, दैट टीचर ने बताया के, ठीक है। अब टीचर ने जो बताया वो लिखा हुआ है, जेंट्स टीचर है इसलिए सब्जेक्ट जो है उसके लिए ही, प्रोनाउन जो है ही इस्तेमाल हुआ, ही। अब सेंटेंस का अगर आप ध्यान देंगे ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जब डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जुमला, तो वो इनडायरेक्ट बनाते वक्त पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। तो वहां देखिए ऊपर एम गोइंग लिखा था, नीचे वाज गोइंग हो गया। एम जो है वो प्रेजेंट की शक्ल है, वाज जो है वो पास्ट की शक्ल है, बी की। इस तरीके से द टीचर टोल्ड दैट ही वाज, आगे का पूरा जुमला सेम है, गोइंग टू टीच इंग्लिश। अब वहां पे लिखा हुआ था टुडे, ऊपर डायरेक्ट स्पीच में, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है दैट डे। अब ये ऐसा क्यों हुआ, मैं उर्दू में आपको तर्जुमा करके पूरा समझाता हूँ, फिर आगे की एग्जांपल बताता हूँ। डायरेक्ट स्पीच का जो जुमले का मतलब वो ये है, टीचर ने कहा, कहा क्या, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, मैं आज इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। ये प्रेजेंट टेंस है, जमाना हाल जारी है। अब टीचर ने जब बच्चों के सामने कहा था, क्लास में कहा था, तो उस वक्त जमाना प्रेजेंट था। लेकिन अब जो है टीचर का कहा हुआ जुमला कोई और हमको अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में बता रहा है, यानी टीचर क्लास में पढ़ा चुका है, वक्त गुजर चुका है, इसलिए जमाना बदल गया। तो वो जमाना बदला तो कैसे हो गया देखेंगे। द टीचर टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग टू टीच इंग्लिश दैट डे, ये हमने देखा। अब इसका मतलब क्या हुआ, द टीचर टोल्ड दैट, टीचर ने बताया, टीचर ने बताया था के, या टीचर ने बताया के ही वॉज गोइंग, वो पढ़ाने, अब वक्त बदल गया, ही वॉज गोइंग, वो पढ़ाने जा रहे थे, ऐसे देखेंगे तो वो पढ़ाने जा रहा था इंग्लिश दैट डे, उस दिन टीचर ने बताया कि वो उस दिन इंग्लिश पढ़ाने जा रहे थे। ये हुआ इनडायरेक्ट का मतलब, ठीक है। तो जमाना इसीलिए बदल जाता है क्योंकि वक्त बदल जाता है। जब जुमला बोला जाता है तो प्रेजेंट टेंस रहता है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, आगे स्क्रीन पे इसकी डिटेल आएगी। अब दूसरा देखिए, छोटा सा जुमला है डायरेक्ट स्पीच, आसिफ सेड, एक लड़के का नाम है, आसिफ सेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका कहा हुआ जुमला है, इट इज माय बुक, ये मेरी किताब है। आसिफ ने कहा ये मेरी किताब है, ये डायरेक्ट स्पीच। अब इसका जब इनडायरेक्ट बना तो हमको जो तब्दीली करना है वो देखिए, आसिफ सेड की जगह पे हो गया टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगा दिए दैट, आसिफ टोल्ड दैट। अब वो इट वैसे ही रहेगा, इट, इट सब्जेक्ट है वैसे ही हो गया। इज जो है वो प्रेजेंट टेंस में था, उसका पास्ट टेंस में वाज हो गया, इज की जगह वाज हो गया। अब उसने कहा ये मेरी किताब है, लेकिन अब हम आसिफ का जुमला अपने अंदाज में बोल रहे हैं, तो वो हम बोलेंगे आसिफ टोल्ड दैट इट वाज हिज बुक, आसिफ ने बताया कि ये उसकी किताब थी। वक्त गुजर गया और हम आसिफ का जुमला अपने अंदाज में कह रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट बना रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब तीसरी एग्जाम्पल देखिएगा, वहां पे रूबी सेड, एक लड़की के नाम के तौर पे, ये लड़की का नाम है रूबी, रूबी सेड, रूबी ने कहा, आई डिडंट बिलीव यू, मैं तुम पर यकीन या मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, आई डिडंट बिलीव यू, ठीक है। ये रूबी का कहा हुआ जुमला है, यानी डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग रूबी, वहां पे वाई की जगह पर आई हो गया है, खैर उसको अवॉइड कीजिए। मैं बताना ये चाह रहा था कि आप वहां पर शी भी लिख सकते हो, क्योंकि लड़की का नाम है, तो नाम ना लिखते हुए आप शी टोल्ड भी करेंगे या रूबी टोल्ड भी करेंगे, चलेगा। तो हमारे जवाब में लिखा हुआ है रूबी टोल्ड सेड, जो कि पास्ट टेंस में था इसलिए तब्दील होकर टोल्ड बना, रूबी टोल्ड दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब वो लड़की है इसलिए उसका प्रोनाउन हो गया शी, ठीक है। अब अगर आप हेल्पिंग वर्ब पे गौर करेंगे, डिडंट लिखा हुआ है, उसमें नॉट लगा है, डिड में नॉट लगा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब जब सिंपल पास्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच में कोई जुमला दिया रहता है तो वो पास्ट हो जाता है, लेकिन उसमें डिडंट की जगह पर हैड लगेगा और उसमें नॉट, हैडंट भी लिख सकते हो या हैड नॉट, और वो
पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। रूबी टोल्ड दैट शी हैडंट बिलीव मी। रूबी ने, पहले डायरेक्ट स्पीच का मतलब है रूबी ने कहा मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, ठीक है। और इनडायरेक्ट में हो गया रूबी ने बताया कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। पहले रूबी डायरेक्टली मुझसे कह रही है मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वहां पे यू लिखा हुआ है लास्ट में, आई डिडंट बिलीव यू, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, ठीक है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बोलेंगे ना कि रूबी ने कहा कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो इसीलिए वहां यू की जगह पर मी हो गया है। जुमले की मुनासिबत से बदलना पड़ता है और ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। अब अगले स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं भी आप लोगों को समझा देता हूं। लेफ्ट में जो कॉलम दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है अगर रिपोर्टिंग वर्ब जमाने माजी में यानी पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त जुमले के अंदर ये तब्दीलियां की जाएगी, ठीक है। अब उसमें अलग अलग कलर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो लेफ्ट में जो पहला टेबल है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का, उस पर ध्यान दीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी यानी डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो जुमला लिखा रहता है उसमें अगर कहीं पर भी दिस आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो दैट हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में दिस रहेगा, उधर दैट हो जाएगा। ऐसे ही अगर उसकी जमा दीज रहेगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वो दोज में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में अगर हियर रहा तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखते जाएंगे, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे, जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल देख चुके हैं, टुडे था टीचर का कहा हुआ जुमला, उसको जब इनडायरेक्ट में तब्दील किए तो दैट डे हो गया टुडे की जगह पर। उसके बाद अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो रहा तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त द नेक्स्ट डे हो जाएगा। उसके बाद नीचे से सेकंड यस्टरडे अगर रहा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर ये लिखना पड़ेगा, ये उसकी जगह पर यस्टरडे की जगह पर आपको द डे बिफोर करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट स्पीच में एगो रहा तो उसकी जगह पे हो जाएगा बिफोर। अब इसका उर्दू तर्जुमा अगर आप देखेंगे, दिस यानी ये, दैट यानी वो, दीज उसकी जमा है यानी ये, और दोज यानी वो, मगर ये जमा की सूरत में आता है। हियर का मतलब है यहाँ, देयर का मतलब हो जाएगा वहां, नाउ यानी अब, देन यानी तब, और टुडे यानी आज, तो दैट डे मतलब उस दिन, और टुमारो आने वाला कल, तो द नेक्स्ट डे यानी अगला दिन। उसके बाद यस्टरडे जो कल यानी जो गुजर गया, तो उसका हो जाएगा द डे बिफोर, एक दिन पहले, द डे बिफोर पहले का एक दिन। उसके बाद एगो यानी सिर्फ पहले, और उसका हो जाएगा बिफोर, दोनों का मतलब वही है पहले, लेकिन अल्फाज बदल जाते। अब उसके बाद सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के दो कॉलम हैं। अगर उसमें डायरेक्ट स्पीच में धस लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा सो, एस ओ, सो। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में अगर टू नाइट रहा आज रात तो वो इनडायरेक्ट में हो जाएगा दैट नाइट, उस रात, आज रात उस रात, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में अगर रहा लास्ट नाइट, पिछली रात, जैसे पिछले दिन को बोलते हैं यस्टरडे, वैसे पिछली रात को बोलेंगे लास्ट नाइट, तो उसके हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील हो जाएगी द नाइट बिफोर, रात पहले, एक रात पहले या उस रात पहले। उसके बाद अब यहाँ पे जमाना लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा अलग अलग कलर में। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा, जैसा कि अभी मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त सिंपल पास्ट टेंस में तब्दील हो जाएगा। शॉर्ट में लिखा हुआ है सिंपल पास्ट और टी मतलब टेंस। उसके बाद अगर डायरेक्ट स्पीच का जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, जैसा कि वो टीचर वाला एग्जांपल आई एम गोइंग लिखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ही वाज गोइंग, तो वहां एम गोइंग था, यहाँ पर वाज गोइंग हो गया था। उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच का कोई जुमला है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और आखिरी है सिंपल पास्ट टेंस में अगर रहा तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब अभी यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ है, आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, तो आप अगले पेजेस पर जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब आपको, है बहुत आसान मगर इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस टू बिकम मोर परफेक्ट इन दिस।
तो आपको इसमें महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अब अगले स्क्रीन पर देखिए, आपको डायरेक्ट 3 जुमले जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बना के लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर पे भी आप इसको देख सकते हो। लेकिन इन तीनों में एक खास बात जो आपको ध्यान देना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लिखा हुआ है तीनों में, जैसे पहले में लिखा है अहमद, ये सब्जेक्ट हो गया। सेज जो है कहता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरे में है फायजा सेज, वो भी सेज लिखा है। और तीसरे में सुफियान सेज। तो तीनों में सेज 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 इस्तेमाल हुआ है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, इसीलिए जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दीली करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जुमले हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, मतलब जमाना वगैरह नहीं बदल पाएंगे आप। ये रूल है, ये तरीका है। ठीक है, और लेकिन मैं भी समझाऊंगा। लेकिन इस स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल्स असर्टिव सेंटेंस के नंबर 4, 5 और 6, तो इसमें अगर आप ऊपर चौथे नंबर का और 5वें नंबर का जुमला देखेंगे तो उसमें सेड, चौथे में भी और 5वें में भी सेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो उसकी वजह से डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट में तब्दीली करेंगे तो आपको जो अभी टेबल दिखाया था उस हिसाब से अल्फाज में और जमाने में बदलाव करेंगे, तभी आपका सही होगा। लेकिन छठे में अगर आप गौर करेंगे तो फिर वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में सेज आ गया है, इसलिए उसके अंदर कोई खास तब्दीली नहीं होगी, सिवाय प्रोनाउन वगैरह बदलेगा लेकिन जमाना नहीं बदलेगा। उसके बाद अगले स्क्रीन पर यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपको इसको बाद में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिक्स है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले जुमले में रिपोर्टिंग वर्ब सेज लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे डायरेक्ट स्पीच के जुमले में सेड लिखा हुआ है। तो उसका जब आप जवाब देखेंगे दूसरे का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वहां सेड की जगह पे आस्क्ड हो गया। ये पहली बार आया इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान से बता रहा हूँ। देखेंगे दूसरा ही सेड, अब उसने कहा, लेकिन डबल इनवर्टेड कॉमा में अगर आप देखेंगे तो WH वर्ड है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए वो आपका जब इनडायरेक्ट बना तो ही आस्क्ड हो गया, उसने पूछा, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट हो गया। ठीक है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो बिल्कुल नई चीज है। वक्त खत्म हो रहा है, फिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगले स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस की कुछ मिसालें दी गई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तब्दीली करने के लिए, आपको समझाने के लिए दिया गया है। उसके बाद लास्ट हमारा जो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पर भी 4 जुमलों की मदद से समझाने की कोशिश की गई है। तो इन तमाम को हम लोग जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप जो है ये टेबल का फिर से स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा, इसकी मदद से मैं चारों जमाने की मिसालें आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर, वक्त की किल्लत की वजह से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।